आज हम भौतिक भूगोल में हिमनद के निक्षेपण से बनने वाले स्थल रूप का अध्ययन करेंगे। हिमनद का जो निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति हैं, यानी निक्षेप जनित स्थलाकृति, उनमें अपन हिमोड, ड्रमलिन और हिमानी जलोढ़ निक्षेप तथा स्थलाकृति, एस्कर, केम, केटिल तथा हमक के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमनद का परिवहन तथा निक्षेपण का जो कार्य है, उसमें जब हिमनद का परिवहन कार्य होता है तो हिमनद द्वारा परिवहन किए जाने वाले पदार्थों में चट्टान चूर्ण, कंकड़, पत्थर, रेत, कण, मिट्टी, शिलाखंड आदि को शामिल किया जाता है और इनको सामूहिक रूप से ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। हिमोड का प्रयोग हिमानी निक्षेप के लिए किया जाता है। इनका कुछ भाग हिमनद के पार्श्व से होकर, कुछ तली से होकर, कुछ उसके अग्रभाग से होकर स्थानांतरित होता रहता है और आगे बढ़ता हुआ हिमनद अपने अग्रभाग द्वारा कुछ पदार्थों को आगे बढ़ाता रहता है और हिमनद द्वारा जो निक्षेपण होता है उसमें बारीक और मोटे कण वाले पदार्थों का अलग अलग निक्षेपण नहीं होकर मिश्रित रूप में होता है और इसी कारण जमा किए गए जो पदार्थ होते हैं उनमें कोई परत या स्तर नहीं मिलते हैं। हिम ड्रिफ्ट, हिमनद द्वारा जमा किए गए पदार्थों में हिम ड्रिफ्ट तथा उससे बने हिमोड अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और हिमानी द्वारा जमा किए गए जो अवर्गीकृत तलछट है, यानी जो बारीक तथा मोटे कण का निक्षेपण अलग अलग न होकर सामूहिक रूप से ही होता है, उसको सामूहिक रूप से टिल कहते हैं। टिल में भी कणों के आकार के अनुसार श्रेणीकरण नहीं होता, यानी छोटे बड़े सभी प्रकार के कण एक साथ सामूहिक रूप में निक्षेपित होते हैं। हिम ड्रिफ्ट हिमनद द्वारा निक्षेपित पदार्थ होता है और टिल जो है वो ड्रिफ्ट का ही एक रूप होता है। अब अपन सबसे पहले हिमोड के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है कि हिमनद अपने साथ परिवहन जब करता है तो बारीक कण से लेकर बड़े बड़े शिलाखंड तक का परिवहन करता है और जब इन पदार्थों को बहाकर नहीं ले जा पाता तो उसका निक्षेपण हो जाता है, यानी जमाव हो जाता है और हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को, जमाव को हिमोड कहते हैं, जिसमें टिल की मात्रा सबसे अधिक होती है और हिमोड का जमाव हिमनद के विभिन्न भागों में होता है और उसके आधार पर ही, किसके आधार पर, जमाव का जो स्थान है उसके आधार पर हिमोड को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अंतिम या अंतस्थ हिमोड, दूसरा है पार्श्विक हिमोड, फिर है मध्यवर्ती हिमोड और फिर है तलीय हिमोड। और जहाँ पे जमाव होता है उसके आधार पर ही इसका नामकरण कर दिया गया है। पहला आता है जैसे अंतिम हिमोड। इसमें क्या होगा, जब हिमनद का अंतिम भाग पिघल जाता है तो आगे बढ़ना
रुक जाएगा। हिमनद का आगे बढ़ना और हिम का पिघलना समान गति से हो तो हिमनद की गति रुक जाती है, जिसके कारण हिमनद के साथ लाए गए पदार्थ उसके अग्रभाग में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और एक घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण हो जाता है, जिसका हिमनद घाटी की ओर ढाल अवतल होता है। इस तरह हिमनद के आगे के भाग पर टिल के जमाव से बने स्थल रूप को अंतिम हिमोड या अंतस्थ हिमोड कहते हैं। और उसके बाद आता है पार्श्विक हिमोड। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हिमनद अधिकांश पदार्थों का परिवहन अपने पार्श्व या कह सकते हो किनारे के सहारे करता है। जब या तो हिमनद का हिम पिघल जाती है या हिमनद संकुचित होने के कारण अपने किनारों से हट जाता है तो टिल किनारों के सहारे छूट जाती है। टिल क्या है? हिमानी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत तलछट को सामूहिक रूप से टिल कहते हैं। इस प्रकार हिमनद के किनारों पर टिल का जमाव लंबे किंतु पतले कटक के रूप में होता है और इन्हें पार्श्विक हिमोड कहते हैं। ये संकरे लंबे खड़े ढाल वाले कटक होते हैं जो कि हिमनद की घाटी की दीवार के समानांतर होते हैं, और इस डायग्राम में आप देख भी पा रहे हो पार्श्विक हिमोड। फिर आता है मध्यस्थ हिमोड, बीच में मिडिल। जब दो हिमनद मिलते हैं तो उनके भीतरी पार्श्विक हिमोड परस्पर मिल जाते हैं, यानी दो हिमोड मिले तो उनके जो पार्श्विक हैं वो मिल गए। इस तरह से निर्मित हिमोड को मध्यवर्ती हिमोड कहते हैं। फिर आता है तलीय या तलस्थ हिमोड। इसमें भी अपन को नाम से पता चल रहा है कि हिमनद की तलीय आधार पर एक जो इकट्ठा हुआ टिल है उसको तलीय या तलस्थ हिमोड कहते हैं। तलीय हिमोड में रेत के महीन कण से लेकर चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े भी रहते हैं और इस तरह से जो हिमोड का वर्गीकरण उनके जमाव के आधार पर यानी निक्षेप के स्थान के आधार पर हमने किया कि किस स्थान पे होता है। वो था अंतिम, पार्श्विक, मध्यवर्ती और तलस्थ हिमोड। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट है वो अपन पढ़ेंगे ड्रमलिन। ड्रमलिन जो है वो ये आप इसमें डायग्राम देख रहे हो, इसमें दिखाया है हिमनद के प्रवाह की दिशा, फिर टिल है और नीचे है आधार सेल। हिमनद के जमाव द्वारा बनने वाले स्थल रूप में ड्रमलिन गोलाश्म मृत्तिका द्वारा बनी एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं और इनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। इनका ढाल असमान होता है। हिमनद के मुख्य ओर का भाग खड़े ढाल वाला तथा दूसरा ढाल मंद होता है। इनके आकार और विस्तार में भी पर्याप्त अंतर होता है। ऊंचाई है वो उसमें भी अंतर होता है, 7 से 40 मीटर तक और कभी कभी 7 से 100 मीटर तक होती है। लंबाई में भी 8 से 32 किलोमीटर तक होते हैं। इनके मध्य में इनकी जो रचना है वो मुख्य रूप से गोलाश्म मृत्तिका
यानी क्ले से हुई है। इनके मध्य में छोटे छोटे गड्ढे तथा बेसिन पाई जाती हैं और निचले भाग प्राय दलदल के रूप में होते हैं। समूह में पाए जाते हैं और बहुत सैकड़ों की संख्या में यानी अधिक संख्या में पाए जाना सामान्य सी बात है। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडे की टोकरी की स्थलाकृति, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। उत्तरी आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कॉन्सिन तथा पश्चिमी मध्य न्यूयॉर्क, फिनलैंड में इस तरह की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। दक्षिण पूर्वी विस्कॉन्सिन में 10,000 की संख्या में ड्रमलिन मिलते हैं। दक्षिणी मिशिगन में भी समूह में मिलते हैं। और ये जो ड्रमलिन वाले क्षेत्र होते हैं इनका भौगोलिक महत्व भी अधिक होता है। यहाँ पर अपवाह प्रतिरूप अनियमित तथा अनिश्चित होता है। ड्रमलिन के मध्य में दलदल तथा जल क्षेत्र मिलते हैं और ढाल तथा ऊपरी भाग में मानव बस्तियों का विकास हो जाता है। कभी कभी ये इतने विशाल यानी विस्तृत हो जाते हैं कि इनके ऊपर सड़क और आदि का निर्माण भी कर लिया जाता है। ड्रमलिन तथा भेड़पीठ शैल जो है उन दोनों में भी अंतर अपन को पता होना चाहिए। निर्माण का जो प्रोसेस है उसके अनुसार दोनों में बहुत ही अंतर होता है। एक ड्रमलिन जो है वो मलबा के निक्षेपण द्वारा बनता है और रॉस मुटान या भेड़पीठ शैल जो है वो अपरदन के कारण बनती है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ड्रमलिन का हिमनद के मुख्य ओर का भाग खड़े ढाल वाला तथा खुरदरा, दूसरा ढाल जिससे उतरता है वह मंद होता है, और भेड़पीठ शैल का सामने का ढाल मंद और विपरीत जो ढाल है वो खड़ा होता है। ड्रमलिन के निर्माण के विषय में भी अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि ड्रमलिन का निर्माण अंतस्थ या अंतिम जो हिमोड है उसमें हिमनद द्वारा परिवर्तन के कारण होता है। जब हिमनद पीछे हटने लगता है तो उसके अग्रभाग में अंतस्थ हिमोड का निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे पीछे हटने से कई क्रमिक रूप में अंतस्थ हिमोड का निर्माण हो जाता है। फिर किसी भी कारण से हिमनद पुनः आगे बढ़ने लगता है तो जो पहले निर्मित हिमोड हैं उनके ऊपर से होकर गुजरता है। इसके कारण हिमनद हिमोड के सामने वाले भाग के पदार्थों का अपरदित करके उनके विमुखी ढाल पर उसको डिपॉजिट करने लगता है। इस कारण हिमोड का हिमनद के सामने वाला ढाल खड़ा हो जाता है और हिमनद के अपघर्षण द्वारा उसमें खरोंच पड़ जाती हैं और विमुखी जो ढाल है वहाँ पे मलबे के निक्षेपण के कारण हल्का और समान सतह का निर्माण हो जाता है। इस तरह ड्रमलिन का सम्मुख वाला पार्श्व तीव्र ढाल और विमुखी ढाल सामान्य होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार ड्रमलिन का निर्माण जलीय अपरदन द्वारा होता है। इनके अनुसार हिमानीकरण के समय गोलाश्म मृत्तिका का निर्माण बड़े पैमाने पर हो जाता है। हिमयुग के अवसान के बाद सामान्य अपरदन द्वारा निक्षेपित गोलाश्म वाले भाग में परिवर्तित होने लगता है। जल गोलाश्म के टीलों को अपरदित करके मलबा को दूसरे ढाल पर जमा कर देता है, जिस कारण उसका सम्मुख वाला ढाल खड़ा और विमुखी ढाल सामान्य हो जाता है। नेक्स्ट, लेवरेट महोदय के अनुसार ड्रमलिन का निर्माण हिमनद द्वारा मलबा के जमाव से होता है और ड्रमलिन की संरचना विभिन्न कणों वाले मिश्रित टिल द्वारा होती है। इन्होंने हिमनद द्वारा प्रवाहित सेल पहाड़ी की तुलना ड्रमलिन से की है।
वो आर्टसेटर महोदय ने लेवरेट के मत का अनुमोदन करते हुए बताया कि ड्रमलिन का निर्माण मलबा के निक्षेप द्वारा उस समय होता है जब एक गतिशील हिमनद मलबा से युक्त गतिहीन हिम के ऊपर से गुजरता है और जो बाधा उपस्थित होती है उसके कारण मलबा का जमाव ड्रमलिन के रूप में हो जाता है। इसी तरह कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ड्रमलिन का निर्माण हिम के नीचे विशेष परिस्थितियों में होता है। इनका मानना है कि हिमनद के साथ जब अधिक मलबा हो जाता है तो वो उसके अग्रभाग तक पतली हिम चादर होने के कारण नहीं पहुंच पाता, बल्कि बहुत से कारणों से बीच में ही हिम के नीचे बैठ जाता है, जमाव हो जाता है, जिससे छोटे छोटे ढेर का निर्माण हो जाता है। मलबा के ये जो निक्षेपण से बनने वाले ढेर हैं ये बाद में हिमनद की गति में रुकावट पैदा करने लगते हैं, जिसके कारण उनके पास और अधिक पदार्थों का क्या होगा, संचय होने लगेगा। हिम के नीचे मलबा के ढेर के रूप में जमा होने के कई कारण बताए जाते हैं। हिमनद की सतह में स्थान जगह जगह पर दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों के कारण वहाँ की हिम के हट जाने से दबाव कम हो जाता है। कभी कभी हिमनद की तली की असमानता के कारण अवरोध होने से भी मलबा का निक्षेप ड्रमलिन के रूप में हो जाता है। तो ये अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए कि किस प्रकार से ड्रमलिन का निर्माण होता है। जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि जलीय अपरदन द्वारा होता है, लेकिन अधिकांश ड्रमलिन को निक्षेप जनित स्थल रूप ही मानते हैं।